नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज होने वाली है आपकी हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास में स्पेशल हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। इससे पहले जो आपको जो दोस्तों क्लासें उपलब्ध कराएंगी वो विकार के आधार पर जो शब्द के प्रकार होते हैं, जिसमें से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की क्लास में ऑलरेडी आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद, कर्म के आधार या रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, आज हम पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। ठीक है दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। ठीक है दोस्त, आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिया स्टार्टिंग करने वाले हैं हम आज क्रिया को। तो क्रिया के बारे में अगर देखें तो क्रिया क्या होती है, पहले तो इसको जान लेते हैं। क्रिया जहां किसी बात का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। जहां, फिर से समझिए परिभाषा क्या है, जहां किसी बात का करना या होना पाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया। ये तो ही क्रिया की डेफिनेशन। अब बात करते हैं रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 2। अब कौन कौन से, एक होती है दोस्तों आपकी अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है आपकी सकर्मक क्रिया। कौन सी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। किसके आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं अकर्मक क्रिया को, इसके बाद सकर्मक क्रिया को। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया पहला पॉइंट क्या है, कर्म अनुपस्थित रहता है, यानी कि इसमें कर्म प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, कैसे समझते हैं भाई सेंटेंस से। पहला सेंटेंस है बच्चा रोता है। अब मैंने इसमें क्या बोला, अकर्मक क्रिया है, यानी कर्म प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कर्म उपस्थित नहीं होगा। जैसे बच्चा रोता है, अब बच्चा रोता है, बच्चा तो हो गया आपका कर्ता और रोना क्या हो गया आपका क्रिया, यानी कि इसमें कहीं भी कर्म प्रेजेंट नहीं है। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, यानी राम क्या हो गया आपका कर्ता और पढ़ता है यानी पढ़ना क्या हो गया, क्रिया। तो यहाँ पे कर्ता है और यहाँ पे क्रिया, कहीं भी बीच में कर्म उपस्थित नहीं है। ये तो हो गया दूसरा सेंटेंस। और एक बात को समझते हैं, जो इसमें क्रिया आती है दोस्तों अकर्मक में, यानी कि यहाँ पे कर्म तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो इसमें जो क्रिया आती है वो कर्ता के अनुसार आती है। देखो, जैसे बच्चा रोता है, तो बच्चा क्या है, पुल्लिंग है, तो रोना किसके रोता है यानी बच्चा किसके हिसाब से आया है, सॉरी यहाँ पे रोना है यानी रोता किसके हिसाब से आया है, बच्चे के हिसाब से। ऐसे यहाँ पे राम क्या है, पुल्लिंग है, तो पढ़ता है यानी पढ़ता किसके हिसाब से आया है, कर्ता क्या, यानी राम के हिसाब से, राम के अनुसार आया है। ठीक है, तो यानी कि जो कर्ता होता है, सॉरी जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार आती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि कर्ता इसमें सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, क्या लगाने पर जवाब प्राप्त नहीं होता, यानी कि जब हम पूछेंगे, जवाब देंगे कि कोई क्या गाता है, कोई क्या पढ़ता है, क्या सोता है, तो वहां पे कोई जवाब नहीं मिलता है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे कि सीता गाती है, तो पहला जो पॉइंट था, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। सीता गाती है यानी कि कौन गाता है, तो सीता गाती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो कर्ता के हिसाब से ही क्या आती है, क्रिया आती है। अब सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो गाती भी क्या आया, यानी कि कर्ता के हिसाब से ही तो क्रिया आई। अब यहाँ गाता तो नहीं आया है, सीता के हिसाब से क्रिया आई, यानी कि सीता गाती है। अब दूसरी बात में क्या लगाने पर जवाब प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अब यही पूछेंगे आप सीता क्या गाती है, तो यहाँ को कर्म तो उपस्थित है नहीं, अगर कर्म उपस्थित होता तो आपको जवाब मिल जाता कि सीता क्या गाती है, लेकिन सीता क्या गाती है कोई जवाब नहीं मिलने वाला। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दोस्त, ऐसा नहीं है कि कर्ता और क्रिया के बीच में अगर जो कुछ भी आएगा वो सब कर्म होता है, ऐसा नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश पक्षियों के लिए आधार के रूप में काम करेगा, यानी कि आकाश कर्म नहीं होगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो आकाश क्या हो गया,
आधार का काम करेगा, यानी कि ये कैसा है, अकर्मक क्रिया है यहाँ पे, यानी कि कर्म उपस्थित नहीं है। वह जा रही है, वह क्या है, स्त्रीलिंग, जा रही है, यानी कि जाना क्या हुआ आपका, क्रिया, वह हो गया कर्ता, जाना क्या हो गया, क्रिया। तो ये भी कैसा हो गया, अकर्मक क्रिया का सेंटेंस हुआ। ठीक है, योगी जी जमीन पर सोते हैं। भाई अब जो जमीन है योगी जी के लिए वो किसका काम करेगी, आधार का काम करेगी। ठीक है, यानी जमीन, अब यहीं से आपसे पूछा जाए योगी जी क्या सोते हैं, तो क्या कोई जवाब मिलने वाला आपको, योगी जी क्या सोते हैं, कोई जवाब मिलने वाला नहीं मिलेगा। ये क्योंकि जमीन आधार की तरह काम करेगी। ये भी ये आपका कर्म क्रिया का सेंटेंस है। अब पढ़ लेते हैं सकर्मक क्रिया। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। अब पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है कि कर्म उपस्थित रहता है। कर्म क्या होता है, उपस्थित रहता है। जैसे बच्चा भूख के कारण रोता है, यानी कि जो क्रिया होगी उसका कारण पता होगा कि बच्चा भूख के कारण रोता है। आपसे पूछा जाए, अब यहाँ पे जो भूख है ना, भूख क्या हो गया आपका, कर्म हो गया। बच्चा किसके कारण रो रहा है, तो भूख के कारण रो रहा है। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने क्या पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, यानी क्या लगाने पे जवाब इसका मिलता है, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे पुस्तक किसका काम करेगी, कर्म का काम कर रही है। तो यानी कि इसमें जो पढ़ना है या जो पढ़ी है लिखा हुआ है, या हमें क्रिया किसके हिसाब से आ रही है, कर्म के हिसाब से। जबकि जो अकर्मक क्रिया होती थी, अकर्मक क्रिया का सेंटेंस होता था, उसमें क्रिया किसके हिसाब से आती थी, कर्ता के अनुसार। जबकि यहाँ पे क्रिया किसके हिसाब से आ रही है, यानी कि कर्म के अनुसार। ठीक है, क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी कि कर्म पर जो क्रिया है वो किसके हिसाब से आती है, कर्म के हिसाब से। क्या लगाने पर भी जवाब इसका मिलता है। जैसे देवेश रामायण पढ़ता है, आपसे जवाब पूछा गया क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी कर्म क्या है, रामायण है। यहाँ पे देवेश रामायण पढ़ता है। ठीक है, अब क्या लगाने पर क्या होता है, जवाब मिलता है। जैसे देवेश क्या पढ़ता है, तो जवाब आएगा आपका रामायण पढ़ता है। सीता ने गाना गाया, अब सीता ने क्या गाया, सीता ने गाना गाया, यानी कि कर्म उपस्थित है। गाना क्या है, कर्म। ऐसे ही क्या है, ड्राइवर बस चला रहा है। अब ड्राइवर क्या चला रहा है, तो ड्राइवर बस चला रहा है, यानी ड्राइवर क्या हो गया, कर्ता हो गया, चलाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और बस हमारी कर्म हो गई, यानी कि इसमें कर्म उपस्थित है। ठीक है, केजरीवाल किसी को सोने नहीं दे रहा है। अब केजरीवाल क्या हो गया, कर्ता हो गया, सोना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और किसी को क्या हो गया, केजरीवाल किसको सोने नहीं दे रहा, यानी किसी को सोने नहीं दे रहा। तो क्या लगाने पर जो जवाब आ जाए आपका, वही क्या होता है, हमारा कर्म होता है। तो यहाँ किसी को क्या है, कर्म है। ठीक है ना। अब देखते हैं अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ये तो रचना और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हमारे कंप्लीट हुए। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देख लेते हैं अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और कर्म के आधार प्रयोग के आधार पर 10 प्रकार के। कौन कौन से, मूल क्रिया या धातु क्रिया, सामान्य क्रिया, साधारण क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में दे दिया जाएगा 7, 8, 9, 10, तो आपका जवाब होगा 8। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के और प्रयोग के आधार पर 10 प्रकार के। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहली होती है मूल क्रिया। क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है ये, जैसे जा, पढ़, लिख, चल, हंस, खा, पी, बोल आदि। ये क्या है, मूल रूप है। जो क्रिया का सबसे छोटे से छोटा रूप होता है ना, वही होता है आपका मूल क्रिया। तो पहला प्रकार कौन सा है, मूल क्रिया, यानी कि क्रिया का सबसे छोटे से छोटा रूप मूल क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या है, ना जोड़कर सामान्य क्रिया बनाई जाती है। जैसे जाना, पढ़ना, लिखना, चलना, उठना, बैठना, हंसना, जितना भी है, ये जितनी भी ना लगाने से क्रिया बन जाएंगी। मूल जो क्रिया होगी उसमें ना लगाने से जो क्रिया बनेगी उसे बोलेंगे हम
सामान्य क्रिया। मूल क्रिया में ना जोड़कर सामान्य क्रिया बनाई जाती है। जैसे जाना, पढ़ना, लिखना, चलना, हंसना, खाना। जो मूल क्रिया थी जा, पढ़, लिख, चल, हंस, खा, पी, बोल, उसी में क्या किया हमने, ना को जोड़ दिया। जैसे जाना, पढ़ना, लिखना, चलना, हंसना। तो जो मूल क्रिया है उसमें ना जोड़ने से क्या बन जाती है हमारी सामान्य क्रिया। तीसरी है हमारी साधारण क्रिया। तीसरी क्या है, साधारण क्रिया। साधारण क्रिया क्या होती है, जो मूल क्रिया होती है, मूल क्रिया में कर जोड़कर हम क्या बना लेते हैं, साधारण क्रिया। यानी कि जा था तो जा में अगर हम कर जोड़ देंगे, जा कर, पढ़ कर, लिख कर, यानी कि जो मूल क्रिया होती है, मूल क्रिया में अगर हम कर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी हमारी साधारण क्रिया। यानी कि क्रिया की समाप्ति वाला रूप। धातु, धन, कर, यानी जो धातु है, यानी जो मूल क्रिया है, धातु किसको बोलते हैं, क्रिया को बोलते हैं संस्कृत में। तो धातु, धन, कर, यानी कि धातु में यानी क्रिया में कर जोड़ के क्या बन जाती है हमारी साधारण क्रिया। जा कर, पढ़ कर, लिख कर। मूल क्रिया क्या थी, जा। मूल क्रिया क्या थी, पढ़। मूल क्रिया क्या थी, लिख। मूल क्रिया क्या थी, चल। तो उसमें सभी में क्या करें, अगर कर जोड़ देंगे तो कौन सी बन जाएगी, साधारण क्रिया। ये तो क्रिया की तीसरा टाइप। अब देखते हैं क्रिया का चौथा टाइप। चौथा टाइप कौन सा है, सहायक क्रिया। जिस क्रिया का प्रयोग मूल क्रिया की सहायता के रूप में होता है। यानी जो मूल क्रियाएं होती हैं, जाना, उठना, बैठना, खेलना, ये जो मूल क्रियाएं होती हैं, मूल क्रिया में सहायता के रूप में करता है। सहायक क्रिया नहीं कहते हैं, सहायक क्रिया जो इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें पूछते हैं कि सहायक क्रिया क्या है उसकी। जैसे कि ता, ती, ते, हैं, हूं, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके। तो ये क्या होती है हमारी सहायक क्रिया। वह स्कूल जाता है, तो जाना क्या है, जाता है, ये क्या हो गई सहायक क्रिया। मैं घर आया हूं, तो क्या है, आया हूं, तो ये क्या है हमारी सहायक क्रिया है। ठीक है। संयुक्त क्रिया, आपका जो पांचवा टाइप है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया होती है जहां दो क्रियाएं एक साथ शुरू और एक साथ समाप्त होती हैं, उनको बोला जाता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जहां दो क्रियाएं एक साथ शुरू हों या एक साथ समाप्त हों, उनको बोला जाता है संयुक्त क्रिया। जैसे वह, एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह दौड़ते दौड़ते थक गया। अब दोस्त, वह दौड़ते दौड़ते थक गया, यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, कौन से, एक तो दौड़ना और एक थकना। अब यहाँ पे दो क्रियाएं, एक में क्या बताया, दो क्रियाएं एक साथ शुरू हुआ एक साथ समाप्त होती हैं। तो दौड़ना भी एक क्रिया शुरू हुई और थकना भी क्रिया समाप्त हुई। यानी दौड़ते दौड़ते थक गया, यानी दो क्रियाएं एक साथ शुरू हुई और एक साथ समाप्त हो गई। तो ये या इसमें वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। दाल में घी डाल देना, दाल में घी डाल देना, डालना भी क्या है, क्रिया है, और देना भी क्या है, क्रिया है। यानी कि एक क्रिया एक साथ शुरू हो रही है और एक साथ समाप्त हो रही है, वहां पे उन जो क्रियाएं होती हैं उनको बोला जाता है संयुक्त क्रिया। जहां सनातन सत्य, प्रकृति व भाग्य का विधान हो, वहां पर भी क्या होता है, संयुक्त क्रिया। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, ये कैसा है, संयुक्त क्रिया का सेंटेंस है। ये विधान है, ये एक परंपरा टाइप की चली आई है कि इनको वही माना जाता है। यानी कि जब एक्टिव जो पैसिव वॉइस होते हैं, जो आपने देखा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता है जब कोई प्राकृतिक सत्य बात होती है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे लग रही है। ठीक है दोस्त, तो ये हुए हमारे क्रिया के 5 टाइप। कौन कौन से, मूल क्रिया जो क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है, सामान्य क्रिया जिसमें ना जोड़ने से क्रियाएं बन जाती हैं, वो क्या होती हैं, सामान्य क्रिया। जैसे जाना, पढ़ना, लिखना, बैठना। साधारण क्रिया में कर जोड़ के साधारण क्रिया बना लेते हैं मूल क्रिया में, जैसे जाकर, पढ़कर, लिखकर। सहायक क्रिया ता है, ती है, ते हैं, रही, रहे, रहे आदि होता है। संयुक्त क्रिया जहाँ दो क्रियाएं एक साथ शुरू होती हैं और एक साथ समाप्त होती हैं, उनको बोला जाता है संयुक्त क्रिया। जैसे वह दौड़ते दौड़ते थक गया, दौड़ना भी क्या है, क्रिया, थकना भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, जो हो गए हमारे 5 टाइप। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। आइए दोस्त शुरू करते हैं, अगली 6 क्रिया को देखते हैं। अगली है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, जहां किसी वाक्य में दो क्रियाओं में से कोई एक क्रिया पहले समाप्त हो, दूसरी क्रिया चल रही हो, तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया, तथा बाद में समाप्त होने वाली की क्रिया को क्या बोला जाता है, सामायिक
क्रिया। जैसे कि पूर्वकालिक क्रिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप नहाकर पूजा करते हैं। अब जो क्रिया पहले समाप्त हो रही है वो वही क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे आप नहाकर पूजा करते हैं, तो पहले नहाते हैं तभी तो पूजा करने हैं भाई, पहले नहाएंगे तभी तो पूजा करेंगे। तो जो क्रिया पहले समाप्त हो रही, पहले कौन सी क्रिया हम समाप्त कर रहे हैं? नहाना। तो नहाना में कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। मैं रात को दूध पीकर सोता हूं, तो पीना यानी पहले दूध पी तो तभी तो सोते हो। जो क्रिया पहले समाप्त हो रही है वही क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। फिर से एक बार सेंटेंस को देख लेते हैं। जहां किसी वाक्य में दो क्रियाओं में से कोई एक क्रिया पहले समाप्त हो, दूसरी क्रिया चल रही हो, तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया, तथा बाद में समाप्त होने वाली क्रिया सामायिक क्रिया। तो मैं रात को दूध पीकर सोता हूं, तो पहले दूध पीता हूं तभी तो सोता हूं, यानी तो जो क्रिया पहले काम कौन सा समाप्त करने हैं? दूध पीना। तो जो पीना है इसी को क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। और सोता में अगर पूछ दिया जाए तो कौन सी है? सामायिक क्रिया। इसी प्रकार आप नहाकर पूजा करते हैं, तो पहले नहाते हैं तब पूजा करते हैं, तो नहाना क्या हुआ आपका? पूर्वकालिक क्रिया, और पूजा करना क्या हो गया आपका? सामायिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब देख लेते हैं सेवेंथ टाइप क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया। जहां वाक्य में दो कर्ता प्रेरक व प्रेरित कर्ता के रूप में कार्य करें, वहां कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। जो क्रिया प्रेरित कर्ता के द्वारा संपन्न हो वह क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। कैसे? यानी कि एक प्रेरक करता होगा और एक प्रेरित हो रहा होगा, यानी कि एक कोई बंदा होगा और दूसरे को कोई काम करने के लिए प्रेरित कर रहा होगा, नहीं आप ये काम करो। सेम वही है, एक प्रेरक की तरह काम करेगा, एक प्रेरित होगा उससे। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। रमेश ने महेश से चाय बनवाई। अब देखो, रमेश ने क्या किया? महेश से चाय बनवाई। तो रमेश क्या हो गया? प्रेरक की तरह। रमेश ने क्या किया? महेश को प्रेरित किया कि आप चाय बनाइए। तो रमेश ने महेश से चाय बनवाई। रमेश हो गया यहाँ प्रेरक की तरह काम कर गया, और जो महेश था वो उससे प्रेरित हुआ, तभी तो उसने उससे काम करवा पाया, यानी तभी तो उससे चाय बनवा पाई। मालिक ने किसान से हल चलवाया। अब मालिक ने किसान से हल चलवाया, मालिक क्या हो गया? प्रेरक की तरह काम किया, और किसान बेचारा प्रेरित हुआ उससे। तो किसान ने क्या किया? यानी प्रेरित कर्ता के रूप में कार्य किया। तो जो प्रेरक और प्रेरित दो ही यहाँ पे होते हैं। तो मालिक ने, यानी मालिक क्या हो गया? प्रेरक, और किसान क्या हो गया? प्रेरित। हल चलवाया, तो यहाँ पे हल चलवाया, वो कौन सा किस तरह काम करेगा? वो प्रेरणार्थक क्रिया की तरह काम करेगा। ट्रिक क्या है इसमें? प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरित कर्ता के साथ प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरित कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है, अंत में वाया वाई वाए आता है। यहाँ पे जैसे से का प्रयोग हुआ है, रमेश ने महेश से चाय बनवाई तो से का प्रयोग हुआ, मालिक ने किसान से हल चलवाया तो से का प्रयोग हुआ, और बाद में आपको क्या अंत में वाई वाई वाया वाई वाए आदि का प्रयोग होता है। तो चलो वाई आया, चलो वाया तो वाया आया, यानी कि यही है इसमें शॉर्ट ट्रिक के रूप में इसको प्रेजेंट किया, जैसे अगर आप ना समझ पाओ प्रेरणार्थक क्रिया को। अगली है द्विकर्म क्रिया। द्विकर्म क्रिया, जहां क्रिया दो कर्ता के बीच में संपन्न होती है उसे बोलते हैं द्विकर्म क्रिया। यानी कि दो कर्ता होंगे वहां पे और दोनों सक्रिय होंगे। जहां कोई क्रिया दो कर्ता की निर्भरता आश्रित होने पर ही संपन्न होती है, यानी कि दो कर्ता होंगे और दोनों क्या होंगे? जब दोनों काम को करेंगे तभी वो काम संपन्न होगा। कैसे? जैसे माताजी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए। अब माताजी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, माताजी और बच्चे क्या होगा? दोनों सक्रिय रूप से जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी क्या होगा? बच्चे लड्डू खा पाएंगे। ठीक है, जैसे माताजी जब लड्डू देंगी तभी बच्चे लड्डू लेंगे, यानी माताजी देंगी लड्डू बच्चे लेंगे, यानी कि दोनों का पार्टिसिपेशन होगा तभी क्या होगा? बच्चे लड्डू खा पाएंगे। सेम दूसरा सेंटेंस, राम ने श्याम को 2000 रुपए उधार दिए। अब राम ने दिए तभी श्याम ने लिए, यानी कि दोनों की भागीदारी है इसमें, दोनों कर्ता किसी काम को कर रहे हैं। जब राम ने रुपए दिए तभी श्याम ने रुपए लिए, तो यहाँ पे दोनों कर्ता क्या होता है? सक्रिय रूप से अपना भागीदारी को निभाते हैं और तभी क्रिया संपन्न
होती है। तो यहाँ पे राम और श्याम दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अध्यापक ने छात्रों को क्या है, पाठ पढ़ाया। अब अध्यापक ने जब पाठ पढ़ाया तभी छात्रों ने पाठ पढ़ा, यानी कि अध्यापक नहीं पढ़ाते तो छात्र नहीं पढ़ते। अगर यहाँ पे राम रुपए नहीं देता तो श्याम रुपए कहाँ से लेता, नहीं लेता। माता जी लड्डू नहीं देती तो बच्चे लड्डू कहाँ से खाते, नहीं खाते। यानी कि दोनों की भागीदारी होती है, वहां पे होती है आपकी कौन सी क्रिया, द्विकर्म क्रिया। ठीक है, तो जो अभी तक मैंने पढ़ी, हम लोगों ने पढ़ी, वो थी किसके आधार पर, वो थी हमारी अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार। जो 2 प्रकार बचे हैं, अभी हम 8 प्रकार डिस्कस कर चुके हैं, जो 2 प्रकार बचे हैं वो उनको भी अगर शामिल कर लिया जाए इसी में तो वो हो जाएंगी प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो अभी तक जो मैंने 8 पढ़ी हैं वो थे अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अब 2 टाइप जो और बचे हैं दोस्तों उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जैसे 9वां टाइप है नाम धातु क्रिया। 9वां टाइप है आपका नाम धातु क्रिया। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण को नाम कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण को नाम कहा जाता है। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना या अवाना प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। नाम धातु क्रिया कौन होती है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना या अवाना प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। दोस्त अभी सिर्फ सेंटेंस देखिए, हम एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द का प्रयोग क्रिया के अर्थ में हो तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या बोला, जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द का प्रयोग क्रिया के अर्थ में हो, यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण का प्रयोग तो हो लेकिन क्रिया के अर्थ के रूप में हो, तो वह क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जैसे लतियाना, बतियाना, घबराना, चिल्लाना, लज्जाना, भिन भिनाना, ये क्या है, सारी की सारी नाम धातु क्रिया। कैसे बनी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये कहीं ना कहीं संज्ञा सर्वनाम विशेषण है। जैसे आना अबाना प्रत्यय, जैसे मैंने आपको बताया था आना और अबाना प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। तो यहाँ संज्ञा सर्वनाम है, उसमें आना अबाना प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगी हमारी नाम धातु क्रिया। जैसे लात में अगर आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लतियाना। बात में यार अबाना प्रत्यय आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, बतियाना। घबराना में क्या आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, घबराना। चिल्लाना, लजाना, भिन भिनाना, यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना और अबाना प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उनको बोला जाता है नाम धातु। ये क्या था यहाँ पे सेंटेंस, यही तो था आपका दूसरा सेंटेंस। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जो आना अबाना प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया। दोस्तों मैं 1 या 2 बार दोहरा क्यों देता हूं, जिससे कि आपकी बात मेरी जो बात है वो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम में जो जब आना बाना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, नाम धातु क्रिया। ठीक है, लतियाना, बतियाना, घबराना, चिल्लाना, लज्जाना और भिन भिनाना। लास्ट क्रिया का टाइप बचा हुआ है क्रियार्थक संज्ञा। जो क्रिया के जो प्रकार थे, यानी अर्थ के आधार पर 8 प्रकार पढ़ चुके हैं हम। 10 अर्थ के आधार पर जो प्रयोग के आधार पर 10 प्रकार होते हैं, उसमें से 9वां प्रकार था नाम धातु क्रिया और 10वां प्रकार है क्रियार्थक संज्ञा। जो शब्द क्रिया तथा संज्ञा दोनों अर्थों में प्रयुक्त हो वही क्या कहलाते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। जो शब्द क्रिया तथा संज्ञा दोनों अर्थ में प्रयोग हों वो क्या क्या कहलाते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे आज सोना बहुत महंगा हो गया है। अब दोस्त यानी कि अब देखो बात को फिर से समझो, जो शब्द क्रिया तथा संज्ञा दोनों की अर्थ में प्रयोग होते हैं, क्रिया और संज्ञा दोनों के अर्थ में प्रयोग होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्रियार्थक संज्ञा। कैसे, आज सोना, एग्जाम्पल देखते हैं, आज सोना बहुत महंगा हो गया। दोस्तों एक तो सोना वो होता है जो हम आराम से सो जाते हैं नाइट में, ठीक है, कुछ लोग तो दिन में भी सोते हैं, वो बात अलग है। आज सोना बहुत महंगा हो गया, एक तो हो गया सोना क्या, नींद मारना, जो हम सो जाते हैं आराम से रिलैक्स। और एक होती है हमारी सोना क्या, धातु, गोल्ड जिसको बोलते हैं, मेटल। तो सोना धातु भी है और सोना क्रिया भी है। यानी सोना जो है यहाँ पे 2 मतलब निकल रहे, क्रिया और संज्ञा के रूप दोनों का अर्थ प्रकट करती है, वही तो सेंटेंस कह रहा है मेरा। यानी जो शब्द क्रिया तथा संज्ञा दोनों का अर्थ में प्रयोग होती है उसे क्या बोलते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आज सोना बहुत महंगा हो गया है, तो सोना जो है, सोना एक क्रिया की तरह भी काम करेगा और सोना एक धातु भी होती है, सोना जिसको हम गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी सोना के 2 अर्थ हैं, कौन कौन से, धातु भी है यानी गोल्ड और क्रिया भी है यानी सोना। ठीक है,
यहाँ सोना मना है। दूसरा सेंटेंस है यहाँ सोना मना है। फिर से वही बात, सोना के दो रूप हैं, कौन कौन से? सोना यानी धातु, सोना यानी क्रिया। ठीक है, जो दोस्तों छोटा सा नोट है, क्या अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद मैंने 8 बताए थे, उसमें मूल क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा शामिल नहीं थे। प्रयोग के आधार पर आधार पर क्रिया के जो भेद बताए थे दोस्तों मैंने वो 10 बताए थे, जिसमें मूल क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा को भी अगर शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे? क्रिया के 10 भेद। यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो आंसर होगा आपका राइट आंसर 2। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8। और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं? तो 10। दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, यानी क्रिया हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। चाहे वो क्रिया की परिभाषा हो, चाहे क्रिया के प्रकार हो, चाहे कर्म के आधार पर हो या अर्थ के आधार पर हो या प्रयोग के आधार पर हो। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और दोस्तों को भी अपने शेयर करें, जिससे कि वो भी आगामी परीक्षाओं में आने वाली क्रिया से आने वाले प्रश्नों का जवाब सही सही दे सके। ठीक है दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को, सभी साथियों को हमारा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।